हाँ, आज आशुतोष कुमार मैं आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतिम पोर्शन के बारे में बतलाएंगे। पहले हमने जो वर्क लिए उसमें आप लोगों को हमने बतलाया था कि टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और उसके बाद फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग की क्या विशेषताएं रही हैं, फिर उसके सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, क्या क्या वहाँ फाइंडिंग्स मिला एक्सकावेशन के बाद, उत्खनन के बाद क्या क्या वस्तुएं मिली, और इस विश्वास के साथ कि ये 5000 वर्ष पूर्व की रूपरेखा को तय करता हुआ इतिहास उत्खनन से प्राप्त अवशेष के आधार पर हमारी सभ्यता और संस्कृति को का निर्माण करता है। आज हम इसके और अंतिम भाग इसके पतन के बारे में, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके पतन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे आपसे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन। पतन कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ। आज तक जो भी विद्वान विभिन्न मतों को सामने लाए, उनके मतों को हम जो अध्ययन कर रहे हैं, उनके अन्वेषण को जो हम देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इसके पतन का पूर्णतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि पतन कैसे हुआ इसका, क्योंकि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि बाढ़ के कारण वहां इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वानों का ड्यू टू फ्लड बाढ़ के कारण, कुछ का मानना है जलवायु परिवर्तन के कारण, कुछ का मानना है कि आग लगने के कारण, कुछ का मानना है जनसंख्या दबाव के कारण, कुछ का मानना है कि स्रोतों का, वहां प्राप्त स्रोतों का, चाहे वो जल का स्रोत हो या जो उपज था, फर्टिलिटी थी, जो उपज था उसका भारी दबाव था, उसका ज्यादा मतलब संसाधनों का ज्यादा उपयोग कर लेने के कारण, इसको संसाधनों का ज्यादा उपयोग के कारण, और सबसे महत्वपूर्ण आय के आक्रमण के कारण। ये सभी विद्वान, भिन्न भिन्न विद्वान जो है, वो चाहे यहाँ के हों, इतिहासकार हों, या जो निर्देशक थे उस समय उत्खनन के वो हों, या पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुआ उसमें हो, चाहे M.R. साहनी ने 1940 में जो एक्सकावेशन किया और बाढ़ के कई परतों का, 5 परतों का अध्ययन किया उसके कारण हो, या बंदरगाहों के आसपास, जैसे लोथल में 4000 वर्ष 5000 वर्ष पूर्व कई बंदरगाह थे और वहां बाढ़ आते थे, वहां दिखाई पड़ता था कि सभी लोग सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से फिर से बाढ़ के बाद निर्माण कार्य में जुड़ जाते थे। तो कोई एक अनुमान लगाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट जो
ये माना जाता है कि ये जो आपको आर्यों के आक्रमण हुए, आर्यों के आक्रमण हुए, क्यों उसका बहुत विद्वानों का मानना है कि आर्यों ने आक्रमण किया या विदेशियों ने आक्रमण किया। तो ऐसा उनका मानना इस आधार पर आधारित है कि मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह पर मानव नरकंकालों का ढेर मिला है, मानव नरकंकालों का ढेर मिला है, नरकंकाल का ढेर। अब उन लोगों का एक मत ये है कि आर्यों ने आक्रमण किया अनार्यों पर, ये या सिंधु सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया। आर्य हम जब आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आर्य आते हैं और इनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। लेकिन आप इस चीज को जानिए कि आर्यों के आक्रमण की तिथि ऋग्वेद में अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। आर्य कब आए यह तिथि का निर्धारण ही या निरूपण ही सही रूप से नहीं हुआ है, जबकि इनके सभ्यता का काल सिंधु सभ्यता का काल का निरूपण हुआ है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट मत ये है कि आर्य के बारे में हमारी जानकारी वैदिक वाग्मय से होती है, जबकि सिंधु सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी उत्खनन से प्राप्त अवशेष के बारे में होती है। इसलिए दोनों का कोरिलेशन बहुत स्पष्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी उन जो परंपराओं को, उन रीतियों को, उन अंधविश्वासों को, उन धार्मिक आडंबरों या धार्मिक कर्मकांडों को की जो निरंतरता हमने आर्यों के धर्म में पाई, आर्यों के समाज में पाई, आर्यों के आर्थिक व्यवस्था में पाई, वो कहीं न कहीं इससे हम जोड़कर देखते हैं। इसलिए यह नरकंकाल जो मिला आर्यों के आक्रमण का, तो जब इसका अन्वेषण किया गया तो ये पता चला कि ये नरकंकाल कोई एक काल के नहीं है, एक समय के नहीं है, विभिन्न समयों के हैं। इसलिए आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप जनसंख्या का जो नरसंहार हुआ था, इस मत को माना नहीं जा सकता है, क्योंकि उस समय के सिर्फ एक समय के होते तो ऐसा माना प्रमाणिकता मिलती, ऐसे प्रमाण से वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता कि उसी के कारण ऐसा हुआ है। और दूसरा एक कारण है कि इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। इंद्र को पुरंदर दुर्ग तोड़ने वाला, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, दुर्ग तोड़ने वाला। और ये भी आर्यों के देवता थे और इनकी स्थितियां ये थी कि दुर्ग निश्चित रूप से मोहनजोदड़ो में, लोथल में, चानुदाड़ो में, बनवाली में, जहां जहां भी दुर्ग था, जो 6 प्रमुख स्थान थे और 360 अन्य स्थान थे, बहुत जगह दुर्ग पाया गया है। तो ऐसी मान्यता थी कि चूंकि इंद्र देवता दुर्ग के तोड़ने वाले देवता थे और वो आर्यों के देवता थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन में इंद्रों ने दुर्गों को या अनार्यों को के सभी अस्तित्व को समाप्त कर दिया। लेकिन इस बात का भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। हमने कहा ना कि कोई तिथि में अंतर नहीं है। एक पुरातात्विक अन्वेषण पर आधारित हमारी सांस्कृतिक चेतना है जो अभी तक हम उसमें निरंतरता पा रहे हैं अपनी संस्कृति में, और एक वैदिक वाग्मय पर, साहित्यिक कल्पना पर आधारित ये है, तो इस पर भी विश्वास नहीं होता। तो एक अन्य का दूसरा कारण इसको आप कह सकते हैं कि विवर्तनिक विक्षोभ, विवर्तनिक विक्षोभ जैसे टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस,
डिस्टर्बेंस, विवर्तनिक विक्षोभ। जैसे सिंध की जो नदी थी, सिंध की नदी में जो पूरब की तरफ का जो बांध था वो माना जाता है कि धंस गया, और जब वह धंस गया तो उस वहां पर जो पानी का बहाव बदला, उसने बहुत सारी मिट्टियां इधर फेंक दी और वह मोहनजोदड़ो के प्रदेश में फेंक दी, और उससे एक ऐसा ये हो गया, स्थान बन गया, डिजर्ट बन गया, ऊंचा पहाड़ बन गया बालू का, और वहां से जनसंख्या पलायन कर गई। तो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस भी एक, लेकिन इसका भी वैज्ञानिक विश्लेषण या अन्वेषण किया जाना है, और ऐसा भी हमको नहीं लगता है कि इसके कारण संपूर्ण इंडस सिविलाइजेशन का जो क्षेत्र था उसका, हो सकता है कि किसी एक क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई हो और तब वहां विवर्तनिक विक्षोभ के कारण निश्चित रूप से उस क्षेत्र का पतन हुआ हो। तीसरा, बलूचिस्तान में आग वाली घटना है। बलूचिस्तान का क्षेत्र, बलूचिस्तान में विद्वानों का मत है कि यहाँ आग लगने से, अब सह्याद्री के जंगल में आग लग जाती है और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, उसी तरह से बलूचिस्तान के जंगल में आग लगने का प्रमाण मिलता है। तो आग लगने से वहां की जनसंख्या, वहां के लोग डाइवर्ट कर गए हो, माइग्रेट कर गए हो, लेकिन संपूर्ण क्षेत्र में ऐसी स्थितियां नहीं आई थी। जब 1940 में एम.आर. साहनी ने 1940 में एम.आर. साहनी ने कहा कि बाढ़ के कारण ऐसा हुआ, और बाढ़ के जो सतह का जो खनन हुआ, खास करके लोथल का, तो लोथल में चूंकि कई बंदरगाह थे, वहां अरब सागर से व्यापार होता था वहां, तो वहां पर जो बाढ़ आता था तो 5 सतह मिले हैं जो बाढ़ से निश्चित रूप से तबाह हुए हैं। तो इन सतहों को पर, और यह भी देखा गया है कि फिर उनका पुनर्निर्माण किया गया है। तो ये 5 लेयर जो बाढ़ के मिले हैं, 1960 तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। 64-65 में फिर वहां कुछ एक्सकावेशन हुआ 1964-65 में, तो पाया गया कि 5 लेयर है, और ऐसा माना जाता है कि सामुदायिक और सामूहिक रूप से फिर से अपने संस्कृति के बचाव के लिए सभी लोग जुट जाते थे। लेकिन हो सकता है कि हड़प्पा का कारण बाढ़ रहा हो। गार्डन चाइल्ड का भी मत है, मार्शल का मत, मैके का मत। तो हमारा कहना है कि आप इसको कैटेगराइज कीजिए हर एक क्षेत्र के अनुरूप, कि हो सकता है हड़प्पा का पतन आर्यों के आक्रमण के बाढ़ के कारण हुआ हो, मोहनजोदड़ो का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ हो सकता है, उसके कोई प्रमाणिक ये नहीं है, प्रमाण नहीं है। और बलूचिस्तान का पतन आग लग जाने के कारण हुआ हो, कहीं सिंध नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहां पर दबने से, उसके प्रवाह के जल के प्रवाह के मुड़ने से मिट्टी का जो उत्तपक्या है उसको उसने इधर फेंक दिया हो, और उसके चलते जलवायु के कारण सभी खंडर पर बालू जम गया हो और सारा जो वो क्षेत्र हो वह डिजर्ट हो गया हो, मरुस्थल हो गया हो। तो इस कारण से हो सकता है। तो अन्य जो सिंधु क्षेत्र है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र हैं, इसके पतन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। हम को 2 कंक्रीट उसमें कॉजेस जो संभावना बनती है उसके बारे में हम आपको निष्कर्षतः कह सकते हैं कि एक तो डिक्रीजिंग फर्टिलिटी यानी इंक्रीजिंग सैलिडिटी, मतलब आप उपज का कम ना हो सकता है, सिंचाई के कारण कम गया हो, पानी के कारण कम गया हो, बाढ़ के कारण कम गया हो, डिजर्ट बढ़ने के कारण कम गया हो, और मिट्टी में नमक की मात्रा का बढ़ना, वहां से जनसंख्या का हटना एक कारण हो सकता है, निष्कर्षतः। और दूसरा, पोस्ट जो कल्चर है हमारा, और मतलब इंडियन आप कंटेक्स्ट में, इंडियन कल्चर के कंटेक्स्ट में, जैसे आर्यों का आना या वैदिक पीरियड का आना, तो ये 2, और इस दोनों को आप नोट कर लीजिए, ये
कहता है कि it did not fall but faded into the current of Indian culture. इसको बल्कि लिख लीजिए कि कंक्लूजन में इसको लिख दीजिए। कंक्लूजन में लिखिए पहला कि it did not fade, fall, but faded into the current of Indian culture, into the current of Indian culture. ये इंडियन कल्चर के बारे में, having brought to its acts of faith, having brought to its acts of faith, class morality, aspects of technology, and perhaps a cosmology, and perhaps a cosmology. It did not fall, but faded into the current of Indian culture. I have already been discussed regarding the post culture of inner India, post culture of inner India. That might be the Aryan culture, that might be the Vedic culture, Vedic age, and जो अटैक होता है तो इसीलिए आर्यों का जो आक्रमण होता है, तो इसको आप जरा सा कर लीजिए ये करके कि it did not fall but faded into the current of Indian culture, having brought to its acts of faith, class morality, aspects of technology and perhaps a cosmology. और दूसरा बस सेकंड आपको हम लिखा देते हैं, उसको भी आप लिख लीजिए और उसको आप पढ़िए। ये आप डिक्रीजिंग फर्टिलिटी, जैसा कि हमने कहा डिक्रीजिंग फर्टिलिटी एंड on account of increasing salinity of the soil, हमने कहा कि मात्रा बढ़ गई, उर्वर हो गया मिट्टी, soil caused by the expansion of neighboring desert, दिखाते हैं इसको, एकदम मरुस्थल बन गया। ये समाप्त होता है यही, और यही डाउनफॉल का इसका कारण है। आप लोग संपूर्ण इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी भी प्रकार का पार्ट वन के स्टूडेंट को क्वेश्चन आएगा कि नगर योजना, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन या इसके पतन का कारण, इसका संबंध कभी कभी पूछ देता है कि आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता या और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या संबंध रहा, क्या समानता रही। तो दो लाइन हम बता दें कि शिव पूजा, जल पूजा, पृथ्वी पूजा, नाग पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, जितने प्रकार के वृक्ष पूजा, ये सारे के सारे धर्मों को बाद में
हमने अडॉप्ट किया, हमने आर्यों ने बाद में अडॉप्ट किया। और तो ये हम नहीं जानते, दोनों की तिथि अलग अलग है। ये हम बार बार कर रहे हैं कि एक का साहित्यिक स्रोत है वैदिक भाग में, जो जिससे कि हम वेद के बारे में जानते हैं, और ये उत्खनन बेस्ड सामग्री है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो कोरिलेशन किया नहीं जा सकता, फिर भी उसको हमने अडॉप्ट किया और हमारे कल्चर में एकता आई। हम चाहे आर्य हों या सिंधु सभ्यता के निवासी हों, दोनों में ये समन्वय आया। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, वो जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति हो या जो शिल्प हो या जो चालकोलिथिक वर्क हो, प्रस्तर पर पत्थर पर वर्क हो, तांबे पर वर्क हो, कांसे पर वर्क हो और मूर्ति कला का विकास हो, ये सब आश्चर्यजनक है। और वही ओरिजिन है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसको हमने निरंतरता प्रदान की वैदिक एज में, उससे हमने सीखा। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपको लाल रंग के पॉट पर काले रंग की चित्रकारी या विश्व में तत्कालीन समय में असंभव थी, दिखाई नहीं पड़ती थी, अनपैरेलल थी, असंभव नहीं, असाधारण थी। तो इसको भी हमने अडॉप्ट किया। तो ये समानता हम मान सकते हैं। इसके सिवा सिंधु घाटी सभ्यता से किसी प्रकार का अन्य प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। स्वरूप उसके बारे में पूछा जाएगा। हमने बताया है उसका कि सोसाइटी का स्वरूप क्या था, जैसे मातृसत्तात्मक था, धर्म का स्वरूप क्या था, ये अभी भी हम चर्चा कर रहे हैं। आर्ट और लिटरेचर का स्वरूप क्या था, उसके बारे में आप लिखेंगे। इसके अलावा कोई प्रश्न इससे बाहर हो ही नहीं सकता है। और धन्यवाद।